माशी मामलात के भी महारत है आपको। ये फरमाएं कि स्टॉक एक्सचेंज कुछ 40-45-50 हज़ार से आगे नहीं जाता था, ये 1,40,000 पे चला गया, तो ये मईशत की मजबूती की दलील नहीं है? लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो हमारे स्टॉक हैं वो मजबूत हैं, जिसकी वजह से इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है। तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, ये सिर्फ जो स्टॉक जो मार्केट में शेयर्स मौजूद हैं उनकी वैल्यू बढ़ रही है। अच्छा, तो वो किसी की ना जेब में पैसा आ रहा है ना कोई इन्वेस्टमेंट आ रही है। ये जब आपका रुपया 100 से 275 में जाता है तो ये साथ साथ ये वैल्यू भी स्टॉक्स की बढ़ जाती है, क्योंकि मार्केट में वो डिवैल्यूड होते हैं जो उसकी कंपनीज की हकीकत है। वरना जिस मुल्क के अंदर 62% टैक्स हो इंडस्ट्री पर, और अब आपने मेहरबानी की है इस मुल्क में इस हुकूमत ने कि एक्सपोर्टर्स पर भी 62% तक टैक्स लगा दिया है। दुनिया का शायद हम वाहिद मुल्क हैं वो उन लोगों को जो आपकी मईशत चला रहे हैं उन पर भी उन पर भी टैक्स लगा रहे हैं। उनको इस हकीकत का इल्म नहीं है कि जब आप इंटरनेशनल मार्केट में जाते हैं, मुल्क से एक्सपोर्ट करते हैं, तो आपको कितना कंपेटिटिव माहौल होता है। अब आपने एक्सपोर्टर्स का भी इंसेंटिव ख़त्म कर दिया है, तो उनके लिए, एक्सपोर्टर्स के लिए बेहतर होगा कि अपने पैसे बाहर ही रखें, इस मुल्क से बाहर जाकर कारोबार करें, वहाँ उनको ज़्यादा नफ़ा होगा। तो यहाँ पर कोई ना हुकूमत है ना इनको समझ है कि मईशत क्या होती है, मईशत के मकासद क्या हैं, किस तरह उसको मजबूत किया जाता है। इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में एक पैसे की इन्वेस्टमेंट ना आई है ना आएगी अगर इस मुल्क के अंदर कानून की हुक्मरानी नहीं होगी, इस मुल्क के अंदर हुकूमती पॉलिसीज़ वो रहेंगी जो आज हैं। कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। इस बात पर बिल्कुल अपने आप को क्लियर कर लें कि आप ख़राबी से ख़राबतर आपका मईशत होती चली जाएगी। शाह साहब, हुकूमत का ये दावा है कि इस साल 24-25 का जो साल है, मालियाती साल, उसमें 4.3% इजाफ़ा हुआ है बैरूनी जो सरमायाकारी है, DFI जिसको कहते हैं, FDI जी FDI इजाफ़ा हुआ है, और 90% उसमें चीन की इन्वेस्टमेंट है 1.2 बिलियन डॉलर की। तो फिर सरमायाकारी तो आ रही है, अगर FDI आ रही है तो इसका मतलब है बाकी भी लोकल भी हो रही होगी। चीन पाकिस्तान में 1.2 बिलियन इन्वेस्टमेंट नहीं करता था, वो 10, 15, 20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट किया करता था, वो अब नहीं है। ज़रा ये डिटेल बता दें कि कहाँ से इन्वेस्टमेंट आई है, और जहाँ पे 4.2% ग्रोथ हो तो मैं उसको मैं क्या कह सकता हूँ। आप उसकी डिटेल्स देख लें कि क्या इन्वेस्टमेंट है वो और कहाँ पर आई है। अच्छा, फिर आपको मालूम हो जाएगा कि हकीकत क्या है मुल्क की। अब भाई साहब ये बताइए, KPK में बहुत बड़ा मसला है, ऑब्वियसली दहशतगर्दी भी है, अमन आमा के मसाइल हैं। मौलाना फजल रहमान इस बात को बेस बनाते हैं, बारहा वो तनकीद करते हैं अली अमीन गंडापुर पे, और वो अली अमीन गंडापुर को हटाकर किसी और को वज़ीर आला लाने का तकाजा कर रहे हैं। आप समझते हैं कि ये बात दुरुस्त है, वाक़तन ये गवर्नेंस के ही मसाइल हैं, इसी बेस पे मौलाना का तकाजा ठीक है कि अली अमीन की जगह कोई और वज़ीर आला आ जाए तो ये मामलात हल हो जाएंगे? देखिए, ये एक सूबाई असम्बली का मामला है, वो आपस में तय कर लें। अगर जमहूरी तरीके के अंदर रहेंगे, आइन के अंदर रहेंगे, तो बिल्कुल ये अपोजिशन का हक़ होता है कि वज़ीर आला को हटाकर या हुकूमत को हटाकर एक नई हुकूमत ले आए, उसके मुताबिक ये मामला चले, तो बिल्कुल ये पार्लिमानी निज़ाम का हिस्सा है। और अगर ये ज़रूरत समझी जाती है, इसमें कोई शुबा नहीं है कि अली अमीन गंडापुर साहब की हुकूमत एक नाकाम हुकूमत है, लेकिन पाकिस्तान में बाकी भी हुकूमतें फिर नाकाम हैं, तो फिर वो सबको बदलना पड़ेगा। अच्छा, ये फरमाएं कि अगर शुनीद ये है कि शाह महमूद कुरैशी साहब की एक केस में ज़मानत होगी, शायद एक केस से तो बल्कि उनको बरी कर दिया गया, 1-2 केसेस में ज़मानत हो जाती है, वो बाहर आ जाते हैं, परवेज़ इलाही साहब भी बाहर बैठे हैं। अगर ये क़यादत संभाल लेते हैं PTI की, तो आप समझते हैं कि PTI बेहतर अंदाज में अपोजिशन के किरदार अदा कर सकती है और PTI के अपने तनाज़ात भी ख़त्म हो जाएंगे और अपोजिशन भी मजबूत होगी? नहीं, PTI को शख्सियात बदलने से, चेहरे बदलने से PTI बेहतर नहीं होगी, उसकी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं होगी। PTI को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। अच्छा, और वो सोच इमरान खान साहब की जब तक नहीं बदलेगी, जब तक वो वाज़ेह नहीं होगी कि उनकी क्या सोच है और क्या वो सोचते हैं, क्योंकि PTI जो जमात है वो एक शख्सी जमात है, इमरान खान साहब हैं और नीचे वोटर है और वर्कर है, बीच में जो लीडरशिप है उसकी कोई ऐसी सियासी हकीकत नहीं है।
उनको जिसको इमरान खान साहब ओहदा देते हैं वो एक हकीकत बन जाता है, जिसको नहीं देते वो उनकी कोई हैसियत नहीं होती। ये खुशकिस्मती कहें बदकिस्मती कहें, ये उस जमात की हकीकत है। नहीं अब्बास साहब, ये चौधरी परवेज़ इलाही साहब 40 साल से 45 साल से सियासत में हैं, जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब भी इतना ही अरसा हो गया सियासत कर रहे हैं, तो इनकी अपनी सियासी हैसियत, इनकी वक़्त, इनका साख अपने तौर पर नहीं है? जी वो ख़त्म हो गया था जब वो पीटीआई में आए थे। अच्छा, पीटीआई एक मुख्तलिफ़ किस्म की जमात है, वहाँ पर जो उनका माजी है वो उनको यहाँ पर काम नहीं आएगा। ये मेरी राय है, आप इससे इख्तलाफ करें, इत्तेफाक करें, ये आपकी नहीं। आप ये कह रहे हैं कि सियासी शजरा, सियासी कद काट, अहलियत, काबिलियत, सलाहियत, ये सारी किसी काम की नहीं है, सिर्फ वो इमरान खान के शैडो के नीचे दब गई है सारी। जी वो पीटीआई में जब आप आएंगे तो जो माजी आपका है वो वहीं पे रह जाता है। किसी भी जमात में ऐसा ही होता है, लेकिन इस जमात में ज़्यादा होता है। जब आप जमात से एक जमात से दूसरी जमात में जाएंगे जी, तो जो कुछ आपका माजी है वो वहीं पे रह और जाता है। मुस्तकबिल फिर किधर जाता है शायद साहब? मुस्तकबिल जो भी आपको ओहदा उस जमात में मिलता है, जो भी आपको वहाँ पर जिम्मेदारी दी जाती है, आप उसमें कैसा काम करते हैं और उस पार्टी के वर्कर आपको क्या पजीराई देते हैं, ये फिर उनके हवाले हो जाता है। अच्छा, बज़ाहिर आपको क्या लगता है कि मौलाना फजल रहमान के साथ को मौलाना फजल रहमान को पीटीआई ने साथ मिलाने की कोशिश की, लेकिन वो बैल मंडे नहीं चढ़ी है। अब क्या मौलाना का पलड़ा जो है या उनका वज़न जो है वो, उनका झुकाव हुकूमत की तरफ है, और अब वो अपोजिशन अलायंस जिसकी आप भी बात कर रहे थे उसकी तकमील मुश्किल हो रही है? देखिए मैंने कहा सूबाई मामलात जो हैं मैं उनसे इतनी वाक़फियत नहीं रखता। नहीं, मैं कौमी सतह पे बात लेकिन कर रहा हूँ, कौमी सतह पे बात कर रहा हूँ। जी कौमी सतह की जो बात है, मौलाना साहब का जो एक रोल था सेनेट के अंदर या पार्लियामेंट के अंदर, जिससे उनके वोटों की वजह से पलड़ा भारी था, उनको एक सियासी हैसियत हासिल थी, वो शायद अब नहीं है, क्योंकि हुकूमत ने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अपनी 2/3 अक्सरियत पैदा कर ली है, और मुस्तकबिल के भी उल्टे सीधे कानून और सियासी तरमीमें वो अकेले ही कर सकते हैं, उनको मौलाना साहब की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मौलाना साहब की अपनी सियासत है और उनके पास एक स्ट्रीट पावर भी है जिसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो इसलिए चाहे वो पीटीआई हो या चाहे हुकूमत हो, मौलाना साहब को नज़रअंदाज करना इन सब के लिए मुश्किल होगा। साथ मिलाना कितना आसान है अभी भी अपोजिशन के लिए? नहीं, मैं समझ गया आपकी बात, समझा। मौलाना साहब को अपोजिशन के पास क्या अभी भी मौका है कि अपनी एहतजाज या किसी तहरीक से पहले या कोई मुत्तफ़िक़ा एहतजाज के लिए या अलायंस के लिए मौलाना को साथ मिलाएं? क्या इसका मौका अभी भी मौजूद है? बज़ाहिर क्या लगता है? देखिए मैं माजी में भी जो मैंने देखा है, मौलाना साहब ने यही बात की है कि मेरे जो इख्तलाफात हैं या तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन पर बैठ कर बात करें, ताकि मैं मुतमईन हूँ कि आपकी क्या सोच है। तो मौलाना साहब बात कर रहे हैं सोच की, जो पीटीआई है वो बात कर रही है तहरीक में शमूलियत की। तो मौलाना साहब का सवाल ये होता है कि तहरीक का मकसद क्या है, तो वो मकसद वाज़ेह नहीं है। अगर मकसद सिर्फ एक नुकाती है कि इमरान खान साहब को जेल से निकालना है, ये मकसद लेकर पीटीआई तहरीक चलाना चाहती है या सड़क पे आना चाहती है, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी सियासी लीडर सिर्फ इस एक नुक्ते पर उनके साथ चल पाएगा, क्योंकि किसी भी तहरीक का कभी माजी में मकसद नहीं हुआ। हमेशा आप बात करें मुल्क के मामलात की, आप बात करें आइन की बालादस्ती की, कानून की हुक्मरानी की, जो बुनियादी मसाइल हैं मुल्क के, इन्हीं मसाइल के हल में जो उनका ज़रूरत है, इमरान खान साहब की रिहाई, वो भी मुमकिन हो पाएगी। अगर आप उसकी बात नहीं करेंगे तो फिर ये तहरीक मेरा नहीं ख्याल कि बहुत दूर जा पाएगी।